स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। 11वीं के समस्त बच्चों को 11वीं 10वीं पास करके बोर्ड में आपने अच्छे नंबर लेकर आए, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, क्लास 11वीं में हम लोग इंग्लिश की क्लास आपकी लेंगे। इंग्लिश की क्लास लेने से पहले मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी देता हूँ। आप सब लोग फ़िलहाल क्लास 10 पास करके आए हैं। 11वीं के अंदर आपके अलग अलग रास्ते हैं और थोड़ी सी जानकारी अगर आप लोग ढंग से सुनेंगे तो आपको सब्जेक्ट लेने में थोड़ी सहूलियत होगी, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। कई बच्चे अभी मैथ की क्लास ले रहे हैं, कोई बायो की ले रहे हैं। थोड़ा सा जानकारी मैं दूंगा, उसके बाद में आप मैथ बायो एजी अपने दिमाग में फिक्स कर सकते हो कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा बढ़िया है। देखिए बच्चों, 10वीं के बाद में जब 11वीं में बच्चा आता है तो उसके सामने अलग अलग सब्जेक्ट्स का होता है। एक होता है बायोलॉजी, जिसको शॉर्ट में बायो कहते हैं। एक होता है मैथ्स, जिसको मैथमेटिक्स या मैथ कहते हैं। एक होता है एग्रीकल्चर, जिसको हम एजी बोलते हैं। एक होता है कॉमर्स और एक होता है आर्ट। ये मेन 11वीं में एक बच्चा ले सकता है अपने यहाँ। अपने पास कौन कौन से संसाधन हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ज़्यादा जानकारी तो आप लोग बाद में अपन लोग कभी देंगे जब क्लासेज लगेंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। अगर आप लोग मेडिकल में जाना चाहते हैं, मेडिकल से मेरा मतलब है डॉक्टर बनना चाहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जैसे लैब टेस्ट करना, यूरिन टेस्ट करना, थूक टेस्ट करना, ब्लड टेस्ट करना, इसको पैरामेडिकल स्टाफ बोलते हैं। अगर आप मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सिंग, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग है, अगर आप लोग आगे जा कर के और हेल्थ वर्कर बनना चाहते हैं, आप लोग मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट सबसे अच्छा रहेगा। इसके लिए आपकी रुचि साइंस में अच्छी होनी चाहिए। आप लोग बायोलॉजी में अच्छा, अगर आपका इंटरेस्ट है और अगर आप आगे जा कर के आपको मेडिकल डिपार्टमेंट स्पेशल, इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें आप जा सकते हैं, लेकिन विशेषकर ये जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट है इसको मेडिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसे पीसीबी का नाम हम लोग यहाँ पर देंगे। पी से मतलब होता है फिजिक्स, सी से मतलब होता है केमिस्ट्री और बी से मतलब होता है बायोलॉजी। ये 3 बुकें आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आप लोग बायोलॉजी लेंगे तो। इन तीनों किताबों की आप क्लास ले सकते हैं। फिलहाल अपने पास यहाँ ऑनलाइन क्लास चालू हो चुकी हैं। फिजिक्स जिसको भौतिक शास्त्र कहते हैं, केमिस्ट्री जिसको रसायन विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी जिसको जीव विज्ञान कहते हैं, इसका अध्ययन करके और आगे जा कर के आपको 12वीं के बाद में हम लोग बता देंगे कि किस किस सेक्टर में जाने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। लेकिन फ़िलहाल 11वीं में अगर आप लोग ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो आप बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं। इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट है पूरा, और आपकी रुचि बायोलॉजी में होनी चाहिए, विशेषकर इन 3 सब्जेक्टों के अंदर। अगर आप लोगों की मैथ बढ़िया है, अगर आपकी मैथ अच्छी है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, और आगे जा कर के आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग से मेरा मतलब है आप लोग जितने भी आईआईटीज हैं, आप जितने भी इंजीनियरिंग आगे जाकर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। आजकल मैथमेटिक्स का तो पटवारी से लेकर बैंक में लेकर और आर्मी में, एयरफोर्स में, डिफेंस में, बहुत सारी के अंदर हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस सरकार जोड़ चुकी है। तो अगर आप इस तरह का इंजीनियरिंग, स्पेशल मैं कहूँ एक शब्द में, अगर आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना है, मैथ का टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, और आपकी मैथ अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी मैथ अच्छी है और आप इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, बैंक में, एयरफोर्स में, आईआईटी में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो आपको मैथ्स लेनी चाहिए। और मैथ जब आप लेंगे तो आपको 3 क्लासेज लेनी पड़ेंगी। इसको बोलते हैं PCM,
PCM से मेरा मतलब है P यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। केवल जो PCB ग्रुप था, अभी जो मैंने बायोलॉजी में बताया था PCB, इसमें PCM है। केवल एक किताब आपको अलग पढ़नी पड़ेगी, बाकी ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं ये दोनों आपको बायोलॉजी में भी सेम है और मैथमेटिक्स में भी सेम है। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आपको मैथमेटिक्स की क्लास लेनी चाहिए। थोड़ी सी जानकारी मैं एग्रीकल्चर की देता हूँ। इसमें इसको बोलते हैं ग्रुप ABC। इसमें आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये दोनों किताबें तो इसमें आती हैं। एक ए का मतलब हो जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अगर आपकी रुचि आगे जाकर के खेती बाड़ी के अंदर है, कृषि प्रवेशक बनना चाहते हैं, कृषि विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, आप खेती से रिलेटेड रिसर्च करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी बनना चाहते हैं, या पशुधन सहायक, पशुओं के जो कंपाउंडर बनते हैं जिनको LSA बोलते हैं, अगर वो आप बनना चाहते हैं तो आपको एग्रीकल्चर लेनी चाहिए। एग्रीकल्चर में ना मैथमेटिक्स आती है और ना ही फिजिक्स आती है। इसमें आते हैं बायोलॉजी जिसको जीव विज्ञान कहते हैं, एक केमिस्ट्री और एक एग्रीकल्चर। ये 3 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। हमारे साइंस गुरुकुल के अंदर ये तीनों संकाय, जिसको हम एग्रीकल्चर आजकल अलग संकाय हो चुका है, इन दोनों को साइंस बोलते हैं। ये मैथ साइंस है, ये बायोलॉजी साइंस है। ये तीनों संकाय हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। आप जो चाहें इनमें से जो भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। कॉमर्स हमारे यहाँ नारायणपुर में किसी भी स्कूल में कॉमर्स नहीं है। कॉमर्स का मतलब होता है अगर आप उद्योग में टाइपिंग करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, या आप एक व्यवसाय में आगे जाकर इको टाइपिंग या बैंकिंग क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा कॉमर्स अच्छा रहता है। लेकिन इसके लिए नारायणपुर में कोई सुविधा नहीं है, इसके लिए आपको जिला हेडक्वार्टर पे जाना पड़ेगा। आर्ट का मतलब होता है कला। अगर आपको राजनीतिक क्षेत्र में जाना हो या आपकी रुचि SST में ज़्यादा हो, सोशल साइंस ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आप आर्ट ले सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ पर बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर ये तीनों संकाय हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को 5 मिनट की ये जानकारी निश्चित रूप से थोड़ी लाभप्रद होगी और अपने संकाय चूज करने में थोड़ी आपको फ़ायदा होगा। अब मैं बात करता हूँ, अब जो मेन जानकारी है उसकी थोड़ी सी आपको और गहनता से समझना पड़ेगा। देखिए 11वीं और 10वीं दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। 10वीं में कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं, सबको वही पढ़ना पड़ता है। अब मैंने आपको बताया बायोलॉजी ग्रुप, एक बताया मैंने मैथमेटिक्स जिसको मैथ्स कहते हैं, और एक बताया मैंने एग्रीकल्चर। अब आप चाहें बायो ले लें तो बायो का मैंने आपको ग्रुप बताया था PCB। मैथ में मैंने बताया था आपको PCM, और एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया था ABC। इसको दोबारा से एक बार सुनिए। बायोलॉजी लेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिक्स लेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, एग्रीकल्चर आप लेंगे तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। 3 सब्जेक्ट होते हैं 11वीं में जो ऑप्शनल बोलते हैं इनको। ऑप्शनल का मतलब है ये ऐच्छिक है। आप ऐच्छिक का मतलब है इच्छा के अनुसार। आप 3 सब्जेक्ट चाहे कोई सा ग्रुप लें, बायोलॉजी लें, मैथमेटिक्स लें, एग्रीकल्चर लें, आपको 3 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तीनों के नाम नीचे दे रखे हैं। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश ये तीनों ग्रुपों में, इसके अलावा चाहे कॉमर्स आर्ट्स जो भी चाहें कुछ भी लें, ये 2 सब्जेक्ट हमारी कंपलसरी है। 11वीं 12वीं में इनको कंपलसरी रखा गया है। कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य, यानी हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़नी ही पड़ेगी। आप चाहे बायो लें, आप चाहे मैथमेटिक्स लें, आप चाहे एग्रीकल्चर लें, लेकिन आपको हिंदी इंग्लिश
सेम बुक, सेम सिलेबस, सभी क्लासों में, चाहे आप किसी भी संकाय में जाएं, हिंदी इंग्लिश उसी रूप में आपको पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आज को इंग्लिश आपकी शुरू कर रहा हूँ। इंग्लिश, मेरा कहने का मतलब ये था, आप चाहे मैथमेटिक्स लें, आप चाहे बायो लें, आप चाहे एग्रीकल्चर लें, लेकिन इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आज ही से आप लोग रेगुलर क्लास लें और आशा करूँगा कि आप बहुत अच्छे ढंग से इंग्लिश की क्लास लेकर के हम जितना संभव हो सकता है ऑनलाइन के माध्यम से पूरा ज्ञान आपको देने की कोशिश करेंगे। अब मैं 11वीं के एक टॉपिक आपको चालू करता हूँ। बहुत सारे नया सिलेबस है 11वीं का। जब एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको हम बताते रहेंगे कौन कौन से नए टॉपिक हैं। फिलहाल मैं एक टॉपिक की आज शुरुआत करता हूँ। देखिए, एक टॉपिक 11वीं में जुड़ा है, पहला टॉपिक जिसको आप चालू कर रहे हैं, सिंटैक्स। सिंटैक्स, इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कई नामों से, सब्जेक्ट वर्ब कंकोड के नाम से भी इसको जाना जाता है, सिंटैक्स के नाम से भी जाना जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से। बहुत सिंपल टॉपिक है। आप लोगों को मैं 10 से 15 नियम पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे। अगर उन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो ये टॉपिक आपकी अंगुलियों पर आराम से याद हो सकता है। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि होता क्या है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको आप ढंग से देखो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका मतलब ये होता है सब्जेक्ट डैश वर्ब। इसका मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंटली समझौता होना, यानी आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी है। जैसे आपको एक इस तरह से दे दिया जाएगा, यू डॉट 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 प्लेइंग क्रिकेट, यू प्लेइंग क्रिकेट। एक गैप फिलिंग बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, गैप दिया जाएगा, उसको भरना गैप फिलिंग कहलाता है। अब आपको ऊपर कहा जाएगा कि इज एम आर, 3 ऑप्शन आपको इस तरह से दे देंगे, इज एम आर। ये पहला क्वेश्चन इस तरह से एक एग्जाम्पल दे के मैं समझा रहा हूँ कि यू डॉट 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 प्लेइंग क्रिकेट। अब ये यू सब्जेक्ट है, अब यहाँ वर्ब भरनी है। वर्ब से मेरा मतलब है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में एग्रीमेंट करना है, यानी आपको यू एक वचन दिख रहा है या बहुवचन, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे यू बहुवचन करता है, अब बहुवचन करता होने के कारण हमारी हेल्पिंग वर्ब भी इनमें से प्लूरल ही आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अगर आपने यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है और हेल्पिंग वर्ब भर दिया आपने सिंगुलर, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब आपने भर दी सिंगुलर, तो ये तो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। तो एग्रीमेंट से मेरा मतलब समझौता है। जैसी वर्ब है, जैसा सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब होनी चाहिए। यहाँ एक वचन है तो ये भी एक वचन हो, ये बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, फिलहाल इसका उत्तर आप देखेंगे, ये भी एक वचन है, ये आई के लिए आता है, इसमें आंसर आपके अनुसार आर आएगा, ये भर दिया आपने आर। लेकिन अगर अब ये समझौता हो गया तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भरना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स कहलाता है। इसमें सब्जेक्ट के बाद में खालिस्तान दिया जाएगा और खालिस्तान देने के बाद आपको उनमें से एक हेल्पिंग वर्ब भरनी है। इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। अगर मान लीजिए यहाँ पर कर्ता या सब्जेक्ट आपका ही दिया जाता, ही, अब ही एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन सब्जेक्ट है। अब एक वचन होने के कारण यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ इज आएगा, तो ये अब हमारा एग्रीमेंट हो गया, सब्जेक्ट एग्रीमेंट। तो ये थोड़ी सी टॉपिक की जानकारी थी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है।
तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में समझौता, अर्थात किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लिखना सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अब इसके कुछ नियम हम आपको बताएंगे, कुछ सामान्य जानकारी है, मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। लिखने का जो कार्यक्रम है वो आपको प्रिंट आउट में व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा, उसको देख करके आप उतार लेना। फिलहाल समझाने की बातें मैं इसमें समझा रहा हूँ, जितना हो सके आप लिख करके भी याद कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि फिलहाल यहाँ लिखना संभव नहीं है तो मैं प्रिंट आउट करके आपको फोटोकॉपी उसमें डाल दूंगा ग्रुप में, उसको आप लिख करके आराम से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये मालूम पड़ना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट एक वचन है और कौन कौन से बहुवचन है। उसके बाद में हमें वर्बों को पहचानें। अधिकांश बच्चों को अभी तक ये पता नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। इसके लिए हमें दो ग्रुप करना पड़ेंगे, इधर सिंगुलर और इधर प्लूरल। देखिए, सब्जेक्ट हम डिवाइड कर देते हैं, ये याद रखना है आपको कि कौन सा सब्जेक्ट एक वचन है। पहले हमारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि कर्ता हमारा जो पेपर में दे रखा है वो एक वचन है या बहुवचन है। तो देखिए, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन। कर्ताओं को 3 पर्सन में बांटा गया है। संस्कृत में इनको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इस तरह से प्रोनाउन को बांटा गया है। अब देखो, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन में एक कर्ता आता है यू, और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे और नेम। ये आते हैं थर्ड पर्सन के अंदर। अब इनमें से हम बांटेंगे कौन सा एक वचन है। आई और वी, ये आपको दिमाग में ढंग से सेट कर लीजिए। वी हमेशा प्लूरल में आता है, वी हमेशा प्लूरल में आता है। आई का लफड़ा बड़ा अलग है। आई भी प्लूरल होता है, लेकिन केवल प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस यानी आई को आप ढंग से समझने की कोशिश करें, मैं आपको समझा रहा हूं। आई गिरगिट की तरह रंग बदल करके और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये आई के साथ एक वचन आएगा या बहुवचन। जैसे अगर आप लोग आई के साथ डू और डज में से एक हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहें तो आई के साथ डू आएगी, डू बहुवचन है। आई के साथ अगर आप हैव हैज में से हैव अथवा हैज इन दोनों में से लिखना चाहे तो आई के साथ हैव आएगा। हैव प्लूरल है, बहुवचन है, डू बहुवचन है। लेकिन अगर आप आई के साथ वोज वर्ब में से एक लिखना चाहें तो आई के साथ वर नहीं आएगा, आई के साथ वाज आएगा। तो मेरा कहने का मतलब कि आई प्रेजेंट टेंस में, यहाँ तक ये प्रेजेंट टेंस था, ये दोनों उदाहरण प्रेजेंट टेंस के हैं। अगर प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो तो आई हमेशा बहुवचन रहता है, प्लूरल रहता है। लेकिन अगर आई पास्ट टेंस में चला जाए तो आई होता है सिंगुलर। ये दिमाग में आप ढंग से कोशिश करें समझने की। अगर टेंस प्रेजेंट हो तो आई हमेशा बहुवचन रहता है, और टेंस अगर पास्ट हो तो पास्ट में आते आई एक वचन हो जाता है। ये आप कोशिश करें समझने की। तो ये फर्स्ट पर्सन का काम हो गया। सेकंड पर्सन यू, यू हमेशा बहुवचन रहता है।
यू हमेशा बहुवचन रहता है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, यू हमेशा आपका बहुवचन रहेगा। अब रही बात, फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड, थर्ड में देखिए, ही एक वचन है, सी एक वचन है, इट एक वचन है, दे बहुवचन है, दे बहुवचन है। क्या बचा? अब नेम बच गया। नेम अगर एक नाम है, जैसे राम है, श्याम है, कविता है, पूजा है, ये सब सिंगुलर है, लेकिन नाम अगर बहुवचन आ जाए तो ये नेम्स, पूजा एंड कविता, सोहन एंड मोहन, अगर एक साथ दो आ जाते हैं तो वो बहुवचन में गिने जाते हैं। तो दोबारा समझिए, आई एक वचन और बहुवचन दोनों में गिना जाता है। प्रेजेंट टेंस हो तो आई एक वचन, बहुवचन, और पास्ट टेंस हो तो ये एक वचन में आता है। ही, सी, इट, नेम, ये सब चीज़ें एक वचन में आती हैं। इधर वी बहुवचन, आई बहुवचन में, बताई दिया आई का जो लफड़ा था। यू हमेशा प्लूरल बहुवचन में आता है, दे हमेशा बहुवचन में आता है। नाम अगर डबल आ जाए, ट्रिपल आ जाए, 3 नाम, 2 नाम, 4 नाम, तो हमेशा ये बहुवचन में गिने जाते हैं। ये आपका ये लफड़ा आप ढंग से कॉपी में उतार लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं। जब तक आपके ये मालूम नहीं पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, जब तक आप सिंटैक्स को कर ही नहीं सकते। इसलिए पहले दिमाग में दोबारा देखो, आई का थोड़ा अलग है, मिजाज इसका अलग है। दोबारा सुनिए, प्रेजेंट टेंस में बहुवचन रहता है, पास्ट में एक वचन रहता है। ही हमेशा एक वचन, सी हमेशा एक वचन, इट हमेशा एक वचन, एक नाम है तो एक वचन, अगर नाम 2 हैं तो बहुवचन। यू बहुवचन में रहता है, दे बहुवचन में, ये बहुवचन में, ये बहुवचन में। ये तो कर्ताओं का लफड़ा था। अब अगर हमें ये पता हो गया कि ये सब्जेक्ट बहुवचन है, ये सिंगुलर है, प्लूरल है, तो अब आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार के समझने में। अब इसके अगर आपने इसको उतार लीजिए थोड़ा सा कॉपी में, एक वचन और बहुवचन के नाम से, इस तरह से। बाद में आपको प्रिंटेड चीज़ें मैं दे दूंगा। इसके बाद में अब कुछ हेल्पिंग वर्ब भी हैं, जिनका भी कई बच्चों को पता नहीं है कि कौन कौन सी सिंगुलर वर्ब हैं और कौन कौन सी प्लूरल हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझना पड़ेगा। जब तक आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब, वही 2 सेक्शन में करूँगा। इधर सिंगुलर HV हेल्पिंग वर्ब, और इधर लिख दीजिए प्लूरल HV। देखिए, एक एक टेंस के हिसाब से याद करना पड़ेगा। मैं जोड़ा पहले इधर समझाता हूँ, उसके बाद में अपन लिखेंगे। देखो, सबसे पहले अगर MV फर्स्ट आ जाए, जैसे ये आ जाए, कहीं दे रखा है ईट और ईट्स। अब आपको चेक करना है कि ईट बहुवचन है या ईट्स। तो ईट बहुवचन है, ईट्स एक वचन है। तो अगर किसी भी मुख्य क्रिया के साथ, ढंग से समझने की कोशिश करें, अगर किसी मुख्य क्रिया के साथ एस अथवा ईएस लगा जाए तो वो बहुवचन ना होकर एक वचन हेल्पिंग वर्ब रहती है, एस। और अगर कोई मेन वर्ब डायरेक्ट बिना कोई एस आ जाती है तो वह हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहती है। देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्ले बहुवचन है, प्लेज एक वचन है। गो बहुवचन है, गोज एक वचन है। रीड बहुवचन है, रीड्स एक वचन है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब उठा करके ले लीजिए। अगर आप लोग मान लीजिए रीड लिख रखा है, प्ले है, गो है, वाक है, वाक यानी चलना। अब वाक के अगर आप एस लगा देंगे तो वो एक वचन हो जाएगा और वाक बहुवचन है। नंबर 2, डू और डज, इन दोनों का लफड़ा देखिए। डू और डज, डज एक वचन है, डू बहुवचन है। अगर आप लोग किसी बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा डू आता है, एक वचन के साथ डज आता है।
जैसे राम के साथ राम डज नॉट ईट फूड आएगा, लेकिन श्याम के साथ भी डज नॉट, लेकिन यह आ जाए यू तो यू के साथ आएगा यू डू नॉट ईट फूड। आई के साथ आएगा आई डू नॉट ईट फूड। तो बहुवचन कर्ताओं के साथ डू आता है, एक वचन के साथ डज। इसको भी अपन लोग यहाँ बांट लेते हैं, एक वचन में डज और बहुवचन में डू। डू बहुवचन है और डज एक वचन है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हुई। आगे लेते हैं अपन इज एम आर। इज एम आर, ये तो सबको पता होना चाहिए कि इज एक वचन है। इधर लिख दीजिए इज एक वचन और डू के बाद में लिख देंगे आर बहुवचन। आई के साथ एम आता है, ये ना एक वचन है बहुवचन, केवल स्पेशल आई के लिए एम आता है। अगर आपका सब्जेक्ट आई है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर तो आप लोग आई के साथ एम ही लिखें। अब लेते हैं अपन एक एक जोड़े से बात कर रहे हैं। हैव हैज, हैव हैज में से आप लोग कंफर्म करें। हैज एक वचन है, हैव बहुवचन है। कई बार आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि राम और खालिस्तान में हैव हैज दे दिया। अब राम एक वचन है तो एक वचन के लिए हैज आएगा, बहुवचन के लिए हैव आएगा। तो एक वचन हैज है और बहुवचन हैव है। इसका भी आप लोग देख लेना, ढंग से कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद में फिर आप जोड़ा देख लीजिए वाज वर। वाज वर में वाज एक वचन है और वर बहुवचन है। ये आप लोग, ये कुछ मेन वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब थी। इसके अलावा जो बच गई वो आपकी सारी, जैसे सेल है, विल है, डिड है, हैड है, ये सब ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो एक वचन बहुवचन ना होकर उनका कुछ अलग नियम है। डिड एक वचन भी हो सकती है, बहुवचन भी हो सकती है, कर्ता जो भी है। हैड एक वचन भी हो सकती है, बहुवचन भी। तो ये सब एक वचन और ये सब बहुवचन हेल्पिंग वर्ब हैं। आप इनको ढंग से एक बार सुनिए। अगर एम बी फर्स्ट के साथ एस आ जाए तो एक वचन है, और बिना एस समझ के याद करो। अगर आ जाए ईट और ईट्स तो ईट्स एक वचन है और ईट बहुवचन है। ईट से एक वचन है, ईट बहुवचन है। डू डज में से बात करें तो डज आपका एक वचन है, डू आपका बहुवचन है। इज हमारे में बात करें इज एक वचन है, आर बहुवचन है। हैव एज में बात करें एज एक वचन है, हैव बहुवचन है। वाज वर में बात करें वाज एक वचन है और वर बहुवचन है। अब ये दिमाग में कन्फर्म होना चाहिए कि एक वचन हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और बहुवचन हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। अगर इतना आपके समझ में आ गया तो पहला नियम देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। इतना समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको रूल्स पढ़ा देता हूँ।